भारत माने भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे, संगठनाने शक्ति आज हेता जगने मानी रे। गो बचेगा धर्म बचेगा हेलो आजे पाड़ो रे, हर घर में आलख जगावो गो माता ने पालो रे। भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे, संगठनाने शक्ति आज हेता जगने मानी रे। देश में पाकेगा लंगा चीज विदेशी हटावंगा, लिमड़े दातुन प्रेम करंगा कोलगेट लक्ष्य हटावंगा। भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे, संगठनाने शक्ति आज हेता जगने मानी रे। 5 धमाका परमाणु ना देखी दुनिया कांपी रे, देश धर्म ने शक्ति आज दुनिया ए भी मानी रे। भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे, संगठनाने शक्ति आज हेता जगने मानी रे। एक माला नामण का आपण अपनी भारत माता रे, दुनिया ने गादी माते या शोभे भारत माता रे। भारत मानी भक्ति आज घेरे घेरे जागी रे, संगठनाने शक्ति आज हेता जगने मानी रे। ग्रासिया जनजाति राजस्थान के अंदर सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति मेरठ उत्तर प्रदेश से निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ग्रासिया जनजाति बप्पा रावल के वंशज माने जाते हैं और उनके वंशज धीरे धीरे पूरे राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया गया और यहाँ के शासक के साथ में रिश्ता नाता किया गया और यहाँ पर ही कुछ मुगल शासकों के कालखंड में यहाँ से ग्रासिया जनजाति उठ करके और अपने भाकर क्षेत्र में इस अरावली की पहाड़ियों के अंदर नवरोजों की रीत के अनुसार मुगल शासकों ने अपने एक नीति प्रचलित कर ली गई थी जिसके अंतर्गत ये उन्होंने शासकों ने ये दबाव बनाया गया था कि जितने भी राजपूत वंशी क्षत्रिय कुल हैं और उनके ऊपर इस प्रकार का आतंक फैलाया जाए ताकि वो उनके नीचे दब करके उनको सलाम करें। इसी वंश को आबाद रखने के लिए ग्रासिया जनजाति के शासक चित्तौड़ से निकल करके सीधे अरावली की पहाड़ियों की ओर निकल चुके थे और वहां से निकल करके अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए अरावली के इस विकट दुर्गम क्षेत्र में पहुंच करके भोमाट क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ आकर के सबसे पहले धांगी जाति के वहां पर क्षत्रिय कुल के अनुसार उस घर में प्रवेश किया और उस घर के साथ में पानी पी लिया, उनके साथ में रिश्ता नाता कर लिया गया और उसी के आधार पर उनके साथ में रस बच गए, उनकी संस्कृति के अनुसार रहने लग गए और जब अपने क्षत्रिय कुल से नीचे उतर चुके और वापिस क्षत्रिय वंश में शामिल नहीं हो पाए और तब से ही अपने कुल से नीचे उतरने के बाद में इनका ग्रासिया जाति के नाम से जाना जाता है और ये ग्रासिया जाति के अंतर्गत सबसे सर्वश्रेष्ठ सिसोदिया वंश के कुल से जाने जाते हैं। अधिकतर सिसोदिया वंश में ही
ग्रास्य जनजाति का बिखराव रहा है और सिसोदिया वंश के दो गोत्र निकाले गए, एक राइद्रा और एक बांसिया। ये दोनों ही वंशजों के कुल देवियों का फाड़ किया गया। एक कुल देवी अम्बे मां रखी गई, दूसरी की झरू। इन दोनों कुल देवियों के आधार पर इस वंशज का आपस में रिश्ता नाता चलता रहा और धीरे धीरे ये उदयपुर क्षेत्र के कोटड़ा, भोमाट इन क्षेत्र में आकर के बस गए और यहाँ से ही निकल करके एक भाई का वंशज इस भोमाट क्षेत्र में होता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ गया और दूसरा मेवाड़ क्षेत्र में होते हुआ इधर गोंगदा की क्षेत्र में आकर के बसने लग गया। इधर से ही निकल करके एक वंशज पाली क्षेत्र में चला गया और चौहानों के साथ में अपना रिश्ता नाता कर लिया गया और दूसरा बीच का वंशज कोटरा होता हुआ जूरा, शेरा, खजुरिया होता हुआ बाकर क्षेत्र में आकर के बच गया। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत ग्रास्य जनजाति का कुछ जनसंख्या का लगभग बिखराव है, वो 4 लाख के आसपास में है। धीरे धीरे राजस्थान के इन 3 जिलों के अंदर अरावली की श्रृंखला में सघन बचाव है। पाली, सिरोही और उदयपुर की कोटड़ा तहसील, गोगुंदा इन तहसीलों के अंदर सघनता से बसा हुआ है। उधर गुजरात के अंदर बनासकांठा, साबरकांठा, पालमपुर ये दाता पट्टा है, यहाँ पर भी ग्रास्य जनजाति का बिखराव आज भी मौजूद है। इसी प्रकार से इस जनसंख्या के अंतर्गत कुल मिलाकर के ग्रास्य जनजाति के गोत्र बने हुए हैं, आज भी क्षत्रिय कुलों के अनुसार ही है। सिसोदिया है, चौहान है, परमार है, सोलंकी है, ये सभी क्षत्रिय कुल से निकले हुए हैं और उसी की रीति नीति से आज भी चल रहे हैं। इसी जनसंख्या के अंतर्गत आज भी ग्रास्य जनजाति के अंतर्गत अपना पुराना वैसाई वैभव, शान शौकत की तरह से रहने का तौर तरीका है। समाज के अंतर्गत जितने भी रस्म रीति रिवाज किए जाते हैं वो अन्य वर्ग से शामिल यानी सम्मिलित किए हुए हैं, उनकी तरह ही है, कोई अलग नहीं है। समाज का जो भी रस्म होता है, जन्म है, मृत्यु है, शादी ब्याह है, इसके अंतर्गत सभी जातियों का सहयोग लिया जाता है। अधिकतर जिस क्षेत्र में ग्रास्य समाज बसा हुआ है उसको अन्य जातियों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता रहता है। उनके जन्म के, शादी ब्याह के अंदर उनका पूरा सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार से ग्रास्य जनजाति का जो मूल स्वभाव है वो क्षत्रिय कुल के अनुसार ही आज भी मौजूद है। ग्रास्य जनजाति का वर्तमान में शिक्षा का जो प्रतिशत है वो इस जंगलों में रहने के कारण शिक्षा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग 30% के आसपास में शिक्षा का प्रतिशत वर्तमान में ग्रास्य जनजाति का है। इसी के साथ साथ में इस समाज का इस जंगलों में रहने के कारण अपना मूल व्यवसाय कृषि और अन्य पशुपालन के आधार पर अपना जीविकोपार्जन चला रहे थे। धीरे धीरे इस जनजाति के युवक कुछ नगरों के, ये शहरों के बीच में संपर्क में आने लग गए। कृषि मूल रूप से इनका व्यवसाय है ही। कृषि के अंतर्गत गेहूं, मक्का मुख्य रूप से इस दक्षिणी राजस्थान के इस पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मक्का की खेती सर्वाधिक की जाती है और मुख्य भोजन भी मक्का ही है और दूसरे नंबर पर गेहूं रहता है और इनकी फसल का उत्पादन किया जाता है और अपना रोजगार चलता है और अपना जीविकोपार्जन चलाया जाता है। इसी के साथ साथ में ही ग्रास्य जनजाति का व्यवसाय अब धीरे धीरे बदल रहा है। खेती करते ही हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, जंगल कम हो चुके हैं, खेत भी छोटे हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके इस समाज के अंतर्गत अब दूसरा व्यवसाय भी समाज के युवाओं ने
पकड़ लिया है और उस व्यवसाय के अंतर्गत सबसे अधिक इस सिरोही जिले के आसपास में और अंबाजी गुजरात का ये पूरा क्षेत्र सफेद संगमरमर के पत्थरों के अंदर पत्थरों की तराश करके मूर्ति कला, शिल्प कला और इस कला के अंतर्गत अच्छे हुनर अपना रहे हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अच्छे कारीगर मिस्त्री बने हुए हैं और धीरे धीरे शहर के युवाओं के साथ में संपर्क आने के बाद में इस पत्थर गढ़ाई के अंदर ग्रासा जनजाति का युवक काफी सुदृढ़ बन चुका है और रोजगार के तौर पर अच्छा अपनी आमदनी भी कमाता है। धीरे धीरे यहाँ का युवक इस संपर्क में आने के बाद में यहाँ का मिस्त्री विदेशों तक भी पहुंच गया है। यानी ग्रासा जनजाति का इस पिंडवाड़ा तहसील, आबू रोड और अंबाजी के आसपास के एरिया के कारीगर मिस्त्री आज विदेशों के अंदर भी पहुंच गए हैं। कोई इंग्लैंड में चले गए हैं, कोई अमेरिका में चला गया है और वियतनाम तक के इस कारीगरों ने अपनी धाक जमाई है और स्वामीनारायण संस्था के माध्यम से विदेशों में जाने लग गए हैं और अपना अच्छा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में ग्रासा जनजाति का मूल व्यवसाय कृषि रहा है और कृषि जीवन यापन का साधन रहा है और इसी के आधार पर ग्रासा जनजाति ने सबसे पहले कृषि करने के लिए अपनी जमीन माता को प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, फिर उसके ऊपर हल चलाना और खेती करना, ये सारी पद्धति उनकी परंपरा के अंदर समाई हुई है और आज भी चल रही है। उसके बाद में कृषि करने के बाद में जब भी फसल पकने लग जाएगी उस समय भी उसकी बिना पूजा किए हुए कभी भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। ये सदैव ग्रासा जनजाति की परंपरा रही है। इसके साथ साथ में फसल के मामले में उनकी पूरी आस्था रहती है और जो भी अपने कुल देवता है, उस खेतपाल है या क्षेत्रपाल है और जिसकी आराधना में वो बसे हुए हैं, उनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, उनको भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद में फसल को या अनाज को ग्रहण करते हैं। ग्रासा समाज के इस जनजाति के प्रत्येक गांवों में मूल रूप से तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। माता जी का मंदिर प्रत्येक गांव में रहेगा, हनुमान जी का मंदिर रहता है और एक महादेव जी का स्थान है। तीनों देवताओं का स्थान प्रत्येक गांव में आज भी परंपरा की दृष्टि से पूजा जाता है और उनको आस्था के प्रति हर वर्ष हर समाज का व्यक्ति उस पर अपना 12 महीने के अंदर एक बार सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद में ही अपने सभी कार्य संपन्न करते हैं। इसी प्रकार से फसल कटने से पूर्व भी जमीन को भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद में ही पूजा पद्धति करने के बाद में ही उसको फसल को काटना और फिर पूजा पद्धति के द्वारा ही विधि विधान से घर के अंदर लेकर के उसको रखना, ये पद्धति ग्रासा समाज के अंदर आज भी चल रही है। ग्रासा समाज के इस गिरी कंदराओं में रहने के कारण काफी बीमारी की अवस्था में भी उनको समस्या आती रही होगी, विकट समस्या उन्होंने झेली है। फिर भी इस समाज के अधिकतर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अच्छे जड़ी बूटियों के जानकार भी हैं। उन्होंने अपने इस जड़ी बूटियों के माध्यम से प्राथमिक उपचार अपने स्तर पर भी करके और अपना काम चला रहे हैं। जैसे भी विषैला सांप वगैरह काटता है तो उसके इलाज के लिए भी ग्रासा समाज के कुछ बुजुर्गों के पास में आज भी दवाई जड़ी बूटियों के तौर पर उसका उपयोग करते हैं और चिकित्सालय भी जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अपने इस एरिया के अंदर एक सबसे बड़ी औषधि पागल कुत्ता अगर कोई किसी को काट रहा है उसकी भी औषधि हमारे क्षेत्र के अंदर भी दी जाती है और रामबाण औषधि के रूप में उसका उपयोग करते हैं और वापिस हॉस्पिटल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पूरी आस्था है और इस प्रकार की औषधि आज भी जड़ी बूटियों के माध्यम से दी जाती है। और भी कई हड्डियां टूटती है उसको जोड़ने की दवाई उनके पास में है। अन्य कई किसी प्रकार की कोई बीमारी भी लगती है तो जड़ी बूटियों से आज भी वो अपनी औषधि का उपयोग करके अपना काम चलाते हैं। समाज के अंतर्गत आज भी वनों में रहने के कारण दूर दराज एरिया में रहते हैं, दुर्गम स्थानों पर रहते हैं तो जंगलों पर भी आधारित है। ये समाज के अधिकतर वर्ग
शहर के नजदीक रहता है, वो शहर में मजदूरी करके अपना रोजगार चलाता है। बाकी समाज का व्यक्ति इस जंगलों में रहने के कारण जहां पर भी जहां उसकी पहुंच है वहां पर वनोत्पादक के रूप में दृष्टि से वन फल, वन की जड़ी बूटियां, तेंदुपत्ते, अन्य कई प्रकार के जितने भी शहद वगैरह हैं, ये जो भी वन से प्राप्त होते हैं उनसे भी अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं और रोजगार में लग करके अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। इसी के साथ साथ में समाज की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आज की वर्तमान स्थिति में समाज का हर तबके का व्यक्ति पैसा कमाने लग गया है। हर कोई कारीगर, मिस्त्री, अच्छा ड्राइवर, टेम्पो चालक, छोटी छोटी गाड़ियां चला करके अपने ही क्षेत्र में चला करके ड्राइवर बना हुआ है और अपना रोजगार कमा रहा है। अच्छा कारीगर मिस्त्री बना हुआ है, भवन निर्माण के कार्य में भी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। बिल्कुल पहले बीपीएल से लो स्थिति में था, वो वर्तमान में धीरे धीरे सुदृढ़ स्थिति में आ चुका है। ऐसा ही गृहस्थ समाज के अंदर सुधार भी हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाज की अब जागृति हो चुकी है। प्रत्येक गांव पंचायत के अंदर सीनियर स्कूलें बन चुकी है, विद्यालय सब जगह चल रहे हैं, प्रत्येक गांव डाड़ी में भी पहुंच गए हैं। बालक बालिकाएं सर्वाधिक संख्या में पढ़ते जा रहे हैं। गृहस्थ समाज के अंतर्गत विवाह पद्धति भी प्रचलित है। नव रोजे के समय से ही मुगल बादशाह को नव रोजे नहीं देने के कारण एक प्रण लेकर के निकल गए थे कि छबरी टैक्स हम नहीं देंगे, और उस टैक्स नहीं देने के कारण आप सब आपस में ही समझौता करके रिश्ता नाता जोड़ करके शादी ब्याह किए जाते थे। और वो परंपरा आज भी समाज में विद्यमान है। अगर लड़का लड़की पसंद है तो आपस में किसी मेले में जाकर के जीवन साथी को चुनने का भी अधिकार आज भी समाज के अंदर दिया हुआ और उसी प्रकार चल रहे हैं। दूसरा, अगर कोई परिवार संपन्न है, अच्छा खासा खर्चा कर सकता है, तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही ब्राह्मण पंडित के साक्ष्य में ही 7 फेरे लगा करके भी शादी ब्याह किया जाता है और वो परंपरा भी बखूबी निर्वाह की जाती है। दहेज के मामले में समाज का प्रत्येक तबका, कोई किसी प्रकार से किसी समाज के हर व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं है। समाज का हर तबका दहेज के रूप में न किसी मांग करता है और नहीं देने की ऐसी मंशा रखता है। सामान्य वस्तुएं लड़की के शादी ब्याह के समय उनको दी जाती है, न तो कोई मांग करते हैं और न देने की ऐसी हमारी प्रथा इस गृहस्थ समाज के अंदर चलती है। साथ साथ में आज भी गांव में इस समाज के आपसी छोटे मोटे झगड़े होते हैं। उन झगड़ों को निपटाने के लिए पंच पटेलों की प्रमुखता रहती है और उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके आपसी झगड़े निपटाए जाते हैं। कोई बड़े मामले बढ़ते हैं और आपसी समझाइए से पार्टी कोई नहीं मान रही है तो उसको थाने तक जाकर के कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। फिर भी आपस में सहमति के अनुसार ही समाज में बैठना है, इसलिए उस झगड़े को निपटाने में ही फायदा रहता है। इसलिए पंच पटेलों के द्वारा ही छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा समाज के अंदर ही बैठ करके किया जाता है और जिसका भी जो भी दंड है उसका विधि विधान से कर करा करके उसका निपटारा होता है। गृहस्थ समाज के अंदर आज भी महिलाएं अधिक संख्या में है, ऐसा धारणा बनी हुई है। बालिका के जन्म पर भी खुशियां उतनी होती है और पुत्र के जन्म पर खुशियां होती है, बालिका के जन्म पर भी होती है। समाज के अंदर कोई ऐसी कोई कुरीति या कोई धारणा नहीं है कि हमारे परिवार में बच्ची ने जन्म लिया है इसलिए हमें दुख हो, ऐसा नहीं है। समाज के अंदर बच्चों को भी उतना ही समानता के अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को भी उतना अधिकार है। वो भी समानता की दृष्टि से परिवार का अंग और परिवार का रोजगार में पूरा सहयोग दे करके परिवार की गृहस्थी चलाती है, तो उसका स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा पद्धति में भी महिला भी साथ में ही देवी देवताओं के स्थान पर पहुंचेगी, वो भी साथ में ही रह करके ही पूजा पद्धति के अंदर साथ में रहती है। धार्मिक जो भी उत्सव हो उसमें भी उसका स्थान सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है। घर गृहस्थी में भी महिलाओं को उतना ही सम्मान दिया जाता है। किसी प्रकार की प्रताड़ना
या उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं होता है। यह समाज के अंदर बखूबी महिला के लिए सम्मान का दर्जा है। जन्म मृत्यु या विवाह की पद्धति भी वही जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, देवी देवता के स्थान पर जाकर के बच्चे का नाम दिया जाना और उसके बाद में उसका वही शादी ब्याह का रस्म भी उसी पद्धति से किया जाता है। और उसके बाद में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सामूहिक रूप से गांव के लोगों के द्वारा ही सामूहिक रूप से मृत्यु भोज का भी आयोजन करके उसका भी संस्कार विधि विधान से किया जाता है। पद्धति दाह संस्कार की है। कोई अच्छा कोई भूपा वगैरह है या संत है, धुनीदार है और वो चाहता है कि मुझे दफनाया जाए तो उसको दफनाने की भी पद्धति इसमें निश्चित है। साथ साथ में समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार से बाहरी व्यक्ति का अगर प्रवेश होता है उसका अतिथि संस्कार, आतिथ्य पूर्ण रूप से बड़े अच्छे संस्कार की दृष्टि से ही किया जाता है। कोई भी अनजान व्यक्ति घर पे आएगा उसका मान सम्मान दे करके ही उसको सम्मान दिया जाता है। किसी प्रकार से उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं होता है। पूरे एरिया के अंदर अतिथि देवो भव का सिद्धांत इस गृहस्थ समाज के अंदर आज भी देखने को मिलता है। समाज का सामूहिक स्थान, बड़े बड़े स्थान हैं इस गृहस्थ समाज के। सबसे बड़े सभी धार्मिक त्योहार, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तीनों त्योहार धूमधाम से समाज के हर तबके का व्यक्ति इसको बड़े उत्साह के साथ में मनाता है। तीनों इस पर्व पर घर के अंदर मीठा भोजन बनाया जाता है। आपस में भेदभाव भूल करके दूसरे दिन बैठक करके आपस में रामा समा किया जाता है। यह पद्धति गृहस्थ समाज के अंदर आज भी विद्यमान है। समाज का हर कोई देवी देवता है। बड़ा कुल देवता भैरू जी का स्थान है जहां पर अपने कुल देवी का स्थान भी निवास पास में ही रहता है। तो कुल देवता के रूप में भैरू जी की पूजा की जाती है। ये होली के पहले ही भैरू जी का पूजा पद्धति करने की रीति है और भैरू जी के स्थान पर सामूहिक रूप से ही घर परिवार का प्रत्येक तबके का व्यक्ति जाएगा और उस पर पूरी रात्रि विश्राम करेगा, पूजा पद्धति करेगा। ये पद्धति आज भी परिपाटी परंपरा के रूप से आज भी बनी हुई है। समाज का बड़े स्तर के मेले भरते हैं। होली के बाद में गणगौर का उत्सव जो यहाँ पर खासा प्रसिद्ध है। उदयपुर क्षेत्र के अंदर गोविंदा के अंदर गणगौर का मेला होता है और दूसरा इधर अंबाजी की और सियावा की गणगौर है अबरोड तहसील के अंतर्गत। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरिया के आसपास के सारे गृहस्थ समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। दूसरा बड़ा एक उत्सव अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने की दृष्टि से अगर कोई समाज का तबका गंगा जी पर नहीं जा सकता है तो अपना विसर्जन के लिए यही माउंट आबू पर नक्की झील के अंदर वैशाखी पूर्णिमा के दिन वहां पर पहुंचते हैं और अपनी अस्थि विसर्जन करते हैं। दूसरा यहाँ पर मारकुंडेश्वर का स्थान है महादेव जी का, जहाँ पर भी गंगा का प्रवाह रहता है और यहाँ पर भी मेला भरा जाता है और उस मेले के अंतर्गत भी अपने समाज की पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने की पद्धति आज भी समाज के अंदर है। समाज का विशेष उत्सव तीनों ही हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन है। ये समाज के विशेष उत्सव है और दूसरे उत्सव अपने कुल देवता देवी देवताओं के हैं। ये भादवी दूज के अंदर रामदेव जी की पूजा हर घर के अंदर पाठवासी के रूप में की जाती है और सभी बड़े धूमधाम से उसको मनाते हैं। गृहस्थ समाज के अपने रीति रिवाज के अनुसार ही हर उत्सव पर्व के ऊपर गीत गाए जाते हैं। शादी ब्याह के अंदर भी गीत गाए जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अपना मनोरंजन के लिए हर पर्व पर गणगौर पर भी अपने गीत है वो अपने भाषा के अंतर्गत ही गा करके अपना मनोरंजन करते हैं। प्रमुख संतों के वहां पर भी भजन मंडलियां रहती है और स्थानीय भाषा में ही भजन गाए जाते हैं और अपना स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके द्वारा ही अपना मनोरंजन करने का इनका साधन है और मुख्य रूप से ढोलक है, थाली है, मांदल है, ढोल है, इनके वाद्य यंत्रों से अपना मनोरंजन करते हैं। समाज के अंदर सबसे अधिक शिक्षा का
प्रचार अब धीरे धीरे वर्तमान में बढ़ रहा है। समाज का हर तबका पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की जिज्ञासा कर रहा है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें, शिक्षित होकर के समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़ने का ऐसा जज्बा रख रहा है। हर गांव के अंदर सरकार की सुविधाएं बढ़ गई है, बालक बालिकाएं पढ़ने लग गई है। व्यवसाय की दृष्टि से देखें, सरकारी नौकरी सेवा वर्ग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक बहुतायत से इस क्षेत्र में लग चुके हैं। सबसे पहले गृहस्थ समाज के अंतर्गत कल्याण आश्रम के द्वारा चलाए गए शिक्षा कर्मी योजना, ये पूरे राजस्थान के अंतर्गत वृषि कल्याण परिषद के द्वारा संचालित की जा रही थी। उसके माध्यम से प्रत्येक ढाणी में दूरस्थ स्थान पर रहने वाले हर तबके के बीच में एक विद्यार्थी मित्र शिक्षा कर्मी के रूप में वह पहुंच गया था और उन्होंने एक प्राथमिक क्षेत्र का विद्यालय खोल के रखे थे और उसके माध्यम से धीरे धीरे उन्हीं क्षेत्रों में से निकल करके बालक पढ़ लिख करके आगे चल करके बड़े विद्यालय में पहुंचे और धीरे धीरे सीनियर सेकेंडरी, बीएसटीसी, बीएड करके प्राथमिक शिक्षक वर्ग में लग चुके हैं। पुलिस सेवा में भी है, वन सेवा में भी है, अन्य नर्स कंपाउंडर भी बन चुके हैं। वर्तमान में ये थोड़ा सा खेद ये हो रहा है कि इस बहुल्य इतने सारे एरिया के अंदर बसा हुआ सघन आबादी का ये जनजाति समाज आज भी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच पाया है, आईएएस या आरएएस अधिकारी नहीं बन पाया है। उसके लिए प्रयत्न चल रहा है कि हर बालक डिग्री प्राप्त करके आरपीएससी की तैयारी करके कहीं न कहीं समाज का नाम रोशन करेगा। इसके लिए प्रयास जारी है। शिक्षा की दृष्टि से अब धीरे धीरे पूरा प्रयास हो रहा है कि समाज का हर तबका आगे बढ़ रहा है और शिक्षित होने के लिए बालक बालिकाओं का पूरी जिज्ञा के साथ में आज बढ़ रहे हैं। समाज के अंतर्गत आज भी ऐसी किसी भी प्रकार की वैश्य पद्धति इतनी घर नहीं कर पाई है। फिर भी पुरानी पद्धति के अनुसार समाज में रस्म के तौर पर शराबबंदी भी समाज के द्वारा ही चल रही है, नशाबंदी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई खास उत्सव या विवाह उत्सव पर इस प्रकार का आयोजन होता है जिसमें बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं। बाकी किसी प्रकार का इस व्यसन पर भी प्रतिबंध चल रहा है। समाज का हर तबका शिक्षित होकर के आगे बढ़ करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो रहा है। समाज के अंतर्गत धीरे धीरे वर्तमान क्षेत्र में प्रगति बढ़ रही है। समाज का हर तबका कहीं न कहीं अपना रोजगार प्राप्त करके अच्छा स्थान बनाना चाह रहा है। पहले की पद्धति के द्वारा उसका आवास स्थान बिल्कुल कच्चे झोपड़ी में भी उसको बसना पड़ा था। घर भी सामान्य तौर पर कैलिकोस के ही बनाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब सरकार की भी सहायता मिली हुई है या अन्य व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करके अब प्रत्येक गांव के अंदर समाज का हर व्यक्ति अपना पक्का मकान बनाने लग गया है। स्थायी रूप से बस करके उसका बढ़िया तरीके से आवास बनाने का उसके पास में जज्बा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी धीरे धीरे पहले कुओं पर ही निर्भर रहता था या कोयटे चलते थे, सड़क चलती थी। अब सिंचाई का भी प्रचलन धीरे धीरे गांवों के अंदर बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में पंप सेट और बोरवेल के माध्यम से हर गांव ढाणी में गाड़ियां सड़क पहुंच गई है और सड़क और बिजली भी पहुंच गई है और धीरे धीरे अब उनका विकास हो रहा है। बिजली का साधन भी धीरे धीरे प्रत्येक ढाणी तक पहुंच रहा है। उजाला पहुंचेगा तो धीरे धीरे समाज का तबका भी पढ़ने लगेगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। लेकिन कृषि में वो सुधार अवश्य ही आया हुआ है। कुओं को गहरे करने का कार्य भी सरकार के माध्यम से चल रहा है, कल्याण परिषद के माध्यम से भी। इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे समाज के वर्ग के तबकों को सहयोग दे करके उनके कुएं गहरे करवाना, एनीकट बनवाना, ये कार्य भी कल्याण परिषद के माध्यम से ही किया जाता है और बहुत सारा फायदा उस जनजाति गृहस्थ समाज के लोगों को मिल रहा है। इस अरावली कंदराओं के में बीच में बसा हुआ आज भी गृहस्थ समाज का व्यक्ति धार्मिक निष्ठा से परिपूर्ण है।
सन 1978 से लगा करके लगातार राजस्थान के अंदर कल्याण परिषद का कार्य चल रहा है और इस कार्य के माध्यम से ग्रासा समाज के अंतर्गत तहसीलों के अंदर गोगुंदा, कोटड़ा, आबूरोड, पिंडवाड़ा, पाली, इन तहसीलों के अंदर प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर कल्याण आश्रम के द्वारा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं और इन्हीं छात्रावासों से निकल करके बालक आज सरकारी सेवाओं में भी पहुंच गए हैं और मुख्यतः कल्याण आश्रम का छात्रावास चलता है जिससे बालकों के अंदर संस्कार विकसित हो रहे हैं और धीरे धीरे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अन्य प्रकल्प भी ग्रासा समाज के, इस जनजाति समाज के हर गांव तक कल्याण आश्रम का कार्य पहुंच रहा है। अन्य छोटे बड़े प्रकल्प के माध्यम से संपर्क बना हुआ है और समाज को इस प्रकार से कल्याण आश्रम के द्वारा लाभान्वित या लाभ मिल रहा है, ऐसा वर्तमान समाज के अंदर चल रहा है।